हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है उनकी तरफ से अगले वज़ीर आज़म 2018 में शहबाज शरीफ होंगे। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस ऐलान के बाद कि नून लीग की तरफ से 2018 में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ होंगे, इस ऐलान के बाद बज़ाहिर शरीफ खानदान के इख्तलाफात खत्म होते नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या नवाज शरीफ साहब ने अपनी नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया है? क्या उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उनकी नाअहली की मुद्दत मजीद बढ़ा दी गई है, जिसके बारे में कोई कंफर्मेशन फिलहाल फैसले में नहीं थी? क्या उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि 2018 का इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे? क्या नवाज शरीफ साहब ने तस्लीम कर लिया है कि अब वो किंग नहीं रहे बल्कि किंग मेकर के तौर पे अपनी सियासत के एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे? सवाल यह भी है कि क्या शहबाज शरीफ के नाम पर और उनके फेस लीग 2018 का इलेक्शन जीतेगी, और अगर जीतेगी तो क्या उतनी ही 2/3 मेजॉरिटी हासिल करेगी जितनी 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब के बजाते खुद इलेक्शन के मैदान में उतरने से नून लीग को हासिल हुई थी? सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब नून लीग का मुतबादिल नया सियासी चेहरा है या अभी भी नून लीग का वोट नवाज शरीफ के सियासी चेहरे को ही पड़ेगा? इसके अलावा सवाल यह भी पैदा होता है कि अब क्या शहबाज शरीफ साहब को नून लीग का नया सियासी जानशीन तस्वुर किया जाए या यह तब्दीली सिर्फ और सिर्फ आरजी है? मरियम नवाज साहिबा का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि सियासी पंडित उन्हें नवाज शरीफ साहब के सियासी जानशीन के तौर पर देख रहे थे और कहीं ना कहीं मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी यही रवैया था और उनकी भी यही सोच थी कि वो नवाज शरीफ साहब की आइंदा मुमकिना सियासी जानशीन हो सकती हैं। इस सारे सियासी बदलते हुए मंजरनामे पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कल नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में जाती उम्रा में कुछ सहाफियों से मुलाकात की और उनमें से कुछ सहाफियों से मेरी भी बात हुई तो बहुत दिलचस्प एक गुफ्तगू का हिस्सा सामने आया। एक सहाफी ने नवाज शरीफ साहब से सवाल किया कि आप एस्टैब्लिशमेंट को खटकते हैं जबकि आपके छोटे भाई यानी कि शहबाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट उन्हें चाहती है या वो एस्टैब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं? तो नवाज शरीफ साहब ने कहना था कि जिससे मैं अगर उससे कोई और प्यार करता है तो इसमें गलत क्या है? और इस एक छोटे से जुमले में नवाज शरीफ साहब ने बहुत गहरी बात कर दी थी, जिसका आज अमली मुजाहरा भी देखने में आया कि उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को नून लीग की तरफ से वज़ारत उज़्मा का नया उम्मीदवार। सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब नून लीग की तरफ से आइंदा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, तो नून लीग की एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की रविश अब वो आइंदा क्या रहेगी? इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। इसके अलावा खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने आज तबसरा करते हुए कहा कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, शहबाज होगा, बिलावल या इमरान, इसका फैसला 20 करोड़ अवाम ने करना है। उधर एक दिलचस्प सूरत भी होती है कि नून लीग जैसे ही एक सियासी चाल आगे चलती है वैसे ही ताहिरुल कादरी साहब अपना अगला जाल बिछा देते हैं। पहले ताहिरुल कादरी साहब ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दी पंजाब हुकूमत के खात्मे के लिए। आज शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला के ओहदे से ऊपर उठ के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं तो ताहिरुल कादरी साहब ने अपना अगला सियासी पत्ता फेंका है, अगला सियासी शिकंजा फेंका है और 28 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नून लीग के खिलाफ तलब कर ली है। तो आइंदा का सियासी मंजरनामा बनने क्या जा रहा है, इसी
हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, दानिश्वर हैं, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऐलान है कि शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के 2018 में नून लीग के उम्मीदवार होंगे, तो क्या ये तसव्वुर किया जाए कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी नाअहली का फैसला तस्लीम कर लिया है? वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया, आपने बड़ी तकलीफ फरमाई। देखें, जो हकीकत ये है कि नवाज शरीफ साहब फैसला तस्लीम करें या ना करें, वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं बन सकते और आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और जब इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकेंगे तो ना वो वजीर आजम हैं और ना वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। तो ये एक अच्छी बात है, अपने आप को अभाम में रखने की बजाय और दूसरों को एक अभाम में रखने की बजाय उन्होंने जो फैसला कर लिया है और उसको अनाउंस भी कर दिया है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे वजारत उज़्मा के लिए। और आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था तो उस वक्त भी अव्वल फैसला यही हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब उनकी जगह ले लेंगे। लेकिन जब वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद में पंजाब की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले को तब्दील किया गया और शहबाज शरीफ साहब की राय भी ये थी कि यहाँ जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं जब तक वो उनको मुकम्मल नहीं कर लेते यहाँ से उन्हें रुखसत नहीं होना चाहिए। तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इंतखाबात तक वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया। तो ये जो फैसला भी है ये कोई गैर मुतवक्को नहीं है और मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब के बाद एक तरह का कंसेंसस है शहबाज शरीफ साहब की जात पर कि वही उनके कायम मकाम हो सकते हैं और वही उनकी मसनद जो है उस पर बैठ सकते हैं। शामी साहब, आपने कहा कि यह गैर मुतवक्का ऐलान नहीं है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं शरीफ साहब के कायम मकाम हैं, तो क्या वो कायम मकाम है या ये तसव्वुर किया जाए, ये समझा जाए कि अब सियासी जानशीन हो गए हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के? और पहले तो तसव्वुर या तासुर ये जा रहा था कि मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब की सियासी जानशीन होंगी, तो ये क्या कहा जाए, ये कायम मकाम है या सियासी जानशीन है शहबाज शरीफ? देखें, ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है इसके अंदर तो नाअहली का वक्त जो है या उसकी मुद्दत जो है वो 5 साल मुतय्यन कर दी गई है और इस एक्ट के मुताबिक तो नवाज शरीफ साहब आइंदा 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन अगर कौमी असम्बली चाहे और इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून इतनी अक्सरियत में आ जाए कि वो अपना फैसला जो है पार्लियामेंट से करा सके तो फिर ये नाअहली खत्म भी हो सकती है। लेकिन इससे कतई नजर नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं और उन्होंने खुद भी कहा है कि अब उनकी मंजिल इक़्तिदार नहीं है बल्कि वो कोई इक़्तिदार हैं जिनकी हिफाजत करना चाहते हैं या जिनको जिंदा करना चाहते हैं। और उनमें एक अदालत के हवाले से भी है कि अदल जो है उसका निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत तो अब एक नए रुख पर चलेगी और शहबाज शरीफ साहब का जहां तक ताल्लुक है आप जो भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें वो उनको कायम मुकाम कह लीजिए, उनको जानशीन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो नवाज शरीफ के बाद दूसरे बड़े लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के और उनकी ये हैसियत मुतय्यन हो चुकी है। जहां तक मरियम नवाज शरीफ का ताल्लुक है वो कोई उनकी उम्र 40 साल के लगभग है, उनके पास एक वक्त पड़ा हुआ है और वो आगे चलकर ये गद्दी संभाल सकती हैं अगर अपनी सलाहियत जो है उसको साबित कर दें और लोग उनके गिर्द जमा हो जाएं। तो उनके लिए एक वक्त पड़ा हुआ है, मैदान भी खुला है, तो जल्दी नहीं करनी चाहिए उनको भी और मेरा ख्याल उनके वालिद साहब को भी, और वो जल्दी के मूड में नजर भी नहीं आ रहे इस हवाले से कम अज कम।
नवाज शरीफ की सियासत जो है वो अब एक नया रुख, अब एक नई रविश, अब एक नया उसका स्टार्ट होने जा रहा है। तो क्या कहा जा सकता है कि जिस तरह बड़े सगीर में हमारे हमसाए मुल्क भारत में कांग्रेस की सोनिया गांधी की मिसाल है, तो क्या तसव्वुर किया जा सकता है या कहा जा सकता है शामी साहब कि नवाज शरीफ साहब जो खुद एक किंग हुआ करते थे, अब वो किंग की पोजीशन से हटके किंग मेकर की पोजीशन में आ जाएंगे? देखिए, मिसाल कोई भी दे ली जाए, बात यह है कि सियासी कुव्वत के तौर पर नवाज शरीफ अब भी मौजूद हैं और वो सियासी ताकत फराहम करेंगे शहबाज शरीफ साहब को। अगर उनकी सियासी ताकत उनको न मिले तो शहबाज शरीफ साहब वो किरदार अदा नहीं कर सकते इंतजामी सरबराह का जो उनको तफवीज किया जा रहा है। तो अब आप यूं समझिए कि मुस्लिम लीग नून, एक तो मामला उसकी सियासत का होगा, दूसरा उसके इंतजामी मामलात का होगा और हुकूमत साजी का होगा। इस वक्त भी अगर आप देखें तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब इंतजामी सरबराह हैं लेकिन सियासी सरबराह नहीं है, और सियासत जो है वो मुस्लिम लीग नून की वो नवाज शरीफ साहब के गिर्द घूम रही है। बाकी फैसले और इकदामात जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब क्योंकि एक जरा इस बहुत मुस्तहकम सियासी पोजीशन भी रखते होंगे, तो इसलिए वो अपने मामलात चलाएंगे और नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर के तौर पर उनके पुष्टिबान होंगे। ठीक है शामिर साहब, ये इस पर जरा तबसरा फरमा दीजिएगा कि क्या समझा जाए नवाज शरीफ की तरफ से शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का अगला उम्मीदवार बनाया जाना, कि क्या आप खानदानी इख्तलाफात और जिस पार्टी धड़ेबंदी की बात की जा रही थी, क्या वो खानदानी इख्तलाफात, पार्टी धड़ेबंदी वो खत्म हो गई है? आप तो चूंकि घर के बेदी हैं तो बताइएगा जरा। देखिए, आप मुझे घर का बेदी कह भी लें, लेकिन मैं लंका ढाने वालों में से नहीं हूं। बात यह है कि दोनों भाइयों के दरमियान जो इख्तलाफात की बातें चलती रही हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा हकीकत नहीं थी। दोनों में नुक्ता नजर का इख्तलाफ है और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मुल्की सियासत के हवाले से और मुल्की अदारों के साथ मामला करने के हवाले से मुख्तलिफ सोच रखते हैं। शहबाज शरीफ साहब ज्यादा प्रैग्मेटिक हैं, आप उनको कह लीजिए मौका शनास हैं, मौका परस्त नहीं मैं उनको कह सकता। तो वो अपने नुक्ता नजर का इजहार करते रहते हैं और मुख्तलिफ मौके पर उनकी अमलियत पसंदी जो है वो नवाज शरीफ साहब से एक इख्तलाफ करती रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर अपने इक़दामात करते हैं और जो उनके मन में आ जाता है, जो दोनों उनको समझ आती है उनके जहन में, उससे पीछे नहीं हटते। वो एक मजबूत आसाब के मालिक हैं। तो इस लिहाज से आप देखें ये दोनों मिलकर एक किरदार अदा कर सकेंगे मुल्क की सियासत में, और अभी ये दोनों ने इसको रियलाइज कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब का ये ख्याल था और अब भी है कि वो अपने भाई से अलग हटकर कोई किरदार अदा नहीं कर सकेंगे, और नवाज शरीफ साहब ने भी गोया ये हकीकत जो है इसको तस्लीम कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब को आगे बढ़ाए बगैर वो अपनी सियासत जो है उसका रास्ता कुशादा नहीं कर सकेंगे। अब सर फिर ये फरमाइएगा, जैसे पहले भी शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा पर लाया जाना था, लेकिन आपने भी कहा कि पंजाब के प्रोजेक्ट्स तकमील में करने थे, फिर उसके अलावा दीगर मामलात भी थे। तो अब अगर 2018 में उसके बाद शहबाज शरीफ साहब विफाक में चले जाते हैं तो फिर पंजाब कौन संभालेगा? हमजा संभालेंगे या मरियम साहिबा संभालेंगी? नहीं, देखिए अब असल बात यह है कि वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि गांव को दरिया अगे सुथल्ला, वो वाली बात है। जब वो आप उस दरिया पे पहुंचेंगे तो फिर मामला होगा। हमजा तो जाहिर है कि फिर पंजाब में अपना एक लीडिंग रोल अदा नहीं कर सकेंगे, और अभी मरियम जो हैं उनको कई मराहल से गुजरना है, नैब के मामलात भी हैं, दूसरे भी हैं, तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक सियासी लीडर के तौर पर तो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया है, और उनके हल्के को नवाज शरीफ साहब का अक्स नजर आता है उनकी शख्सियत में। तो इस लिहाज से तो उनका किरदार जो है और उनका जो रोल है उसको महदूद नहीं किया जा सकेगा।
ठीक है, एक सवाल शामिल साहब आपसे। खुर्शीद शाह साहब ने तबसरा किया इसी हवाले से और उन्होंने कहा कि अगला वज़ीर आज़म शहबाज होगा या बिलावल होगा, इसका फैसला 20 करोड़ अवाम करेंगे, नवाज शरीफ साहब नहीं करेंगे। तो आपका फैसला क्या है? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, कौन होगा अगला वज़ीर आज़म? देखिए, आप पता नहीं अपने इमरान खान साहब को क्यों भूल गई हैं, और बिलावल भुट्टो तो खुद कह चुके हैं इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कि चाचा ये तुम्हारा आखिरी इलेक्शन है और मेरा पहला। तो इमरान खान साहब भी एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर मौजूद होंगे, और इस वक्त जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान है, पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के दरमियान नहीं है। आज तक के जो हालात हैं उनमें ये बात बिल्कुल वाज़े है, और मेरा ख्याल है कि इसके मध्यम होने के इम्कानात बहुत कम हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब प्रोग्राम में अपना तबसरा और तज्जिया देने के लिए। यहां शामिल करेंगे एक छोटी सी क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे फाटा इशू के हवाले से, जिसपे आज भी सियासत चमकती है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब प्रोग्राम में बात करेंगे फाटा इशू के हवाले से। एक तवील अरसे तक कौमी असम्बली का सेशन मुसलसल चलता रहा, 15 रोज तक, और आज भी फाटा के हवाले से इस्लाहात का बिल हुकूमत की तरफ से इंतहाई अफसोस की बात है कि पेश नहीं किया जा सका। मुसलसल 9वें दिन अपोजिशन ने बायकॉट किया। आज भी कौमी असम्बली का कोरम पूरा नहीं था। कोरम क्यों पूरा नहीं था, इस हवाले से भी सवाल उठाएंगे। लेकिन फाटा का यह बिल मंजूर होने के लिए कम से कम 88 के करीब वोटों की जरूरत है, और आज जितने लोग मौजूद थे, नून लीग के 65 मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के 5 से 7 MNAs मौजूद थे। फाटा में MNAs में से शाहजी गुल आफरीदी साहब मौजूद थे और 3 से 4 दीगर लोग मौजूद थे, जिसके बाद रामेश लाल साहब ने कोरम की निशानदही की, और अब कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गया है। उधर नवाज शरीफ साहब की सबराही में लाहौर में ही इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी शरीक थे, वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब भी शरीक थे, और एक दफा फिर इस बात पर इत्तफाक किया गया कि फिर से बातचीत की जाएगी, फिर से एतमाद में लिया जाएगा, फिर से यकीन दहानियां करवाई जाएंगी, और हुकूमत अपने सिर्फ 2 इत्तेहादियों को एतमाद में लेगी, बावजूद इसके कि 2 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी और आर्मी चीफ की तरफ से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की गई, यकीन दहानियां करवाई गई, एतमाद में लिया गया, और इसी तरह की यकीन दहानियां और एतमाद में लिया जाना महमूद अचकज़ई साहब के साथ भी हो चुका था। आखिर फाटा के इशू पे मुसलसल सियासत क्यों चमकाई जा रही है, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ हैं फाटा से मोअज़्ज़िज़ शाहगुल आफरीदी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से ही ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज रहनुमा तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म साहब के डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों हजरात को। और शाहजी गुल आफरीदी साहब, आज भी क्या मसला रहा? आज भी कोरम पूरा नहीं हुआ, आज भी एजेंडे में फाटा का बिल नहीं आ सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, असल में ये जो फाटा का मसला है, रूलिंग पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्रेडिट की बात थी और है, मगर अफसोस कि ये इससे फ़ायदा उठा न सका, और आज एक दफ़ा फिर हुकूमत ने 20 करोड़ आवाम को और स्टेट को नहीं देखा, और इन 2 बंदों को देखा, मौलाना फजलुर रहमान साहब और अचकज़ई साहब। और मैं समझता हूँ कि ये आज का दिन, मैं इसको बड़ा दिन इसलिए कहूँगा कि ये तकमील पाकिस्तान होना था आज, और मुस्तक़िम पाकिस्तान होना था, क्योंकि दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहाँ पूरा आईन और कानून एक एक्सटेंड न हो, और दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो अपने किसी इलाके को इलाका गैर कहे, मगर वो बदकिस्मत मुल्क हमारा पाकिस्तान है। 70 सालों में किसी हुक्मरान ने ये जिम्मेदारी पूरा नहीं किया है, और ये इशू हमने उठाया, APC में भी हमने उठाया, फिर नेशनल इलेक्शन प्लान का हिस्सा बना, और इसके फिर कमेटी बना, जैसे भी बना मगर बना, और कमेटी में भी यही रिक्वेस्ट मैंने किया था कि इसमें तमाम फाटा से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स होना चाहिए, ताकि जो रिफॉर्म बने
इम्प्लीमेंट भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज तक गया कि नेशनल असेंबली ने भी मंजूरी दी, सेनेट ने भी दी, काबीना से भी मंजूर हो गया। 2 मार्च से ये काबीना से मंजूर हुआ है, तकरीबन 8 महीने हो गया, 9 महीने, और 9 महीनों में एक आईनी अमेंडमेंट इसके ऊपर नहीं हो रहा था। अभी भी अगर हुआ तो जमात इस्लामी ने भी यहाँ प्रेशर डेवलप किया, वो आए। उससे पहले 9 अक्टूबर को हम लोग लेकर आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हम कर रहे ये सब कुछ। अभी ये 10 दिनों से हुकूमत असेंबली नहीं चला सका, वो उनके पास बंदे पूरा नहीं थे, और यही कमजोरी है हुकूमत का कि वो तो अपना कुर्म नहीं कर पा रहा है और फिर इतना बड़ा काम भी न कर सकते। शाहजी, अब ये फरमाइएगा कि आज नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी को टास्क दे दिया है कि जो उनके 2 इत्तेहादी हैं उनको मजीद एतमाद में लिया जाए, इससे मुतमईन हैं आप? बिल्कुल नहीं। अगर ये फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने किया हो, मैं समझता हूं कि इसलिए वो गलत है कि इन दोनों ने तो अपने वक्त में हमारे इलाके का कोई जिम्मेदारी पूरा ही नहीं किया। या अपने आप को नेशनल लेवल का लीडर्स कहते, मगर इनका तो सिंध और पंजाब से एक सीट भी नहीं होता है। एक का बलूचिस्तान से होता है और दूसरे का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से होता है, और अपने आप को कहते तो नेशनल लेवल का लीडर्स, मगर इन्होंने पिछले 40-50 सालों से कबाइलियों का और पख्तूनों का कोई जिम्मेदारी पूरा नहीं किया है। और ये गुलाफरीदी साहब ये सवाल जरा करते हैं ना, तर्जुमान वज़ीर आज़म आपके साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। एक मिनट, मैं फिर मलिक साहब इसका जवाब देगा। देखिए, मौलाना साहब के साथ चीफ साहब भी मिला और प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब भी मिला, नहीं मिलना चाहिए था। इसलिए नहीं मिलना चाहिए था कि दोनों ने, जब ये रिफॉर्म टेबल जिस दिन हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी आया हुआ था और मैंने भी स्पीच की, और मैंने यहां तक नवाज शरीफ साहब को कहा कि एक कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एहसान है हमारे पाकिस्तानी कौम के ऊपर, और उसके बाद आपका एहसान रह गया कि आपने तकमील पाकिस्तान कर रहे हो। और ये दोनों बंदों ने फिर उस वक्त 10 सालों से तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, जब वो कबाइलियों के ऊपर बमबारी हो रहा था, जब वो IDPs हो रहे थे, जब उसको एक हक मिलने लगा और वो अंधेरों से निकल रहे थे और गुलामी से आजाद हो रहे थे, फिर उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर इस रिफॉर्म्स की मुखालिफत किया और इतने गलत शक्ल में की कि उन्होंने हमारे डिवाइड लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर को मुतनाज़ा कर दिया। तो इस वजह से मैं समझता हूं ये कह दिया कि फाटा पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, इस कदर गलत स्टेटमेंट दे दी। गुलाफरीदी साहब जरा ये पूछते हैं ना, जिनके इत्तेहादी हैं उनसे पूछते हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये गुलाफरीदी जैसे फाटा के मासूम MNA ये तो इस हद तक चले गए कि आपके कायद नवाज शरीफ साहब को कायद-ए-आज़म सानी तक कहने पर तैयार हो गए कि जी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया था और आपके कायद जो हैं वो तकमील कर सकते हैं इसकी, लेकिन फिर भी आप लोग इस मामले पे सियासत चमकाए जा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इस गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा है कि सियासत चमक नहीं रही बल्कि मान पड़ रही है। लेकिन बहरहाल एक बात तो अभी आफरीदी साहब ने भी कही और आपको भी इसका ज्ञान है कि 70 साल से किसी हुकूमत ने इस बिल को नहीं पेश किया, इस आवाज़ को नहीं बुलंद किया। तो पहली बात तो ये है कि इसी हुकूमत ने ये सोचा कि ये जो इस्तेहसाली, और हम समझते हैं कि 70 साल मजीद लगाएंगे, 70 साल बात नहीं हुई तो आप लोग 70 साल मजीद लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यही तो मैं आपको आज आपके सामने हाजिर सिर्फ यही कहने के लिए हुआ हूँ कि इंशाल्लाह इसको एक संजीदा तरीक़ाकार के ज़रिए पाए तकमील तक ले जाया जाएगा और तमाम हुकूक जो हैं, जो इनका जिक्र किया गया है, उन तमाम चीज़ों को बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, बात यह है कि ये एक संजीदा मामला है और हम इस वक्त तारीख साज फैसले कर रहे हैं, तो तारीख लिखी जाएगी, और जब तारीख के मामलात हों तो हमें तमाम जो एक्टर्स होते हैं, हमारी पहली कोशिश और अवलीन कोशिश ये होनी चाहिए कि सबको साथ लेकर चलें। आपने कल भी देखा एक जिरगा आया, उसके अलावा भी अगर कोई कबायली ग्रुप्स आना चाहते हैं तो उनसे भी मुलाकात की जा रही है, सबसे गुफ्तगू पहले भी हो चुकी है। और ये बात इनकी आफरीदी साहब की ठीक है कि कमेटी बनी, उसने जिरगे अटेंड किए, तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लाए, और जब फैसला किया गया तो उस वक्त तमाम इत्तेहादी जमातें जो थी, जो काबीना में शामिल हैं, वो भी वहाँ मौजूद थी जब ये फैसला किया गया। लेकिन बुनियादी तौर पे इसी तरह का मैं आपको एक पैरेलल अगर ड्रॉ करूं तो अभी हल्का बंदियों का जो बिल है वो भी इसी सियासत की नज़र हो सकता था, लेकिन हमने बड़ी मतानत के साथ उसको आगे बढ़ाया। पहले बात CCI में एक दफ़ा पेश की गई, फिर उसके बाद पार्लिमानी कमेटियों का इजलास हुआ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वापस CCI में लेकर जाएं, फिर CCI में लेकर गए, फिर अप्रूव हो गया नेशनल असम्बली से, फिर उन्होंने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सेनेट में। तो तमाम पार्टियां अल्टीमेटली उस गुफ्तगू एक आईनी तरीका, एक जमहूरी तरीके से सबकी बात सुन के एक मुत्तफ़क़ा और
तरीकाकार, एक अच्छे तरीकाकार से इस बिल को मंजूर किया गया। ये बता दें कि इन सब में आप किस किस को शामिल कर रहे हैं? सिर्फ आप लोगों के 2 अदद इत्तेहादी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद अचकजई साहब, और जिस सुप्रीम काउंसिल की आप बात कर रहे हैं, फाटा सुप्रीम काउंसिल, जो कि कल पेश हुई भी थी, वो तो खुद ही JUI फेक की बनाई करता है, वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की नुमाइंदा है। देखिए गरीदा साहिबा, बात यह है कि बेशक टोला हो, मैंने तो आपको कहा और भी अगर ग्रुप्स हैं, हम उनसे भी बात करने को तैयार हैं। अगर 2-4 हफ्ते की वजह से एक बिल तारीख में लिखा जाए कि इसको पर तमाम पार्टीज जो हैं उनके अंगूठे मौजूद हैं, तो आपको मालूम है पाकिस्तान में कितनी पोलराइज सियासत होती है। आने वाले वक्त में हम ये नहीं चाहते कि कोई भी शख्स लोग बैठे हुए वो नहीं मानने को तैयार, वो कहते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स। देखिए ये तो बात, एक मिनट दीजिएगा मुझे अफरीदी साहब, देखिए ये बात तो उस वक्त मुतनाज़े हो जब हम कह रहे हो कि नहीं हम अफरीदी साहब की बात नहीं मान रहे। हम तो आपको सिर्फ कह रहे हैं हमें थोड़ा मुतनाज़ा कर, देखिए हम इस वक्त सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि हम इस तनाज़े को एक जमहूरी तरीके से सबकी बात सुन के सबको ऑन बोर्ड ला के हल करना चाहते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं। अगर हम ये कहें कि इस हुकूमत में हम ये नहीं होने देंगे या नहीं हो सकता और ये अगली हुकूमत में फिर देखेंगे, फिर तो आपका ये जो क्रिटिसिज्म है ये बरहक है। लेकिन अगर मामला सिर्फ अफरीदी साहब तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिनमें 2 अदद मौलाना फजलुर रहमान साहब और महमूद अचकजई साहब शामिल हैं, उन तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहती है गवर्नमेंट, तो आप टाइम देने को तैयार हैं गुलाम अफरीदी साहब? नहीं, ये तो मैंने स्टार्ट में ही कहा कि इनका जो मौक़िफ़ आया था इस इस्लाहात के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर का, तो इसको शामिल करना भी मैं गुनाह समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो स्टेट को मुतनाज़ा किया। बॉर्डर मुतनाज़ा करना इज मीन स्टेट को, और फिर मलिक साहब कह रहे कि हम कर रहे। आप कैसा कर रहे हो? मार्च में कैबिनेट ने मंजूरी दिया। मुझे एक एग्जाम्पल बताया जाए कि एक कैबिनेट ने मंजूरी दिया हो और वो आईनी अमेंडमेंट 10 महीने से नहीं हो रहा, 9 महीने से नहीं हो रहा, और ये सिर्फ फाटा का इशू और ये अभी हमारा कौमी इशू नहीं, इंटरनेशनल इशू बन गया, और ये अहम मसला है। और हमारे साथ इस बॉर्डर पर है कौन? हमारे दुश्मन है। वो कहा चाहेगा कि पाकिस्तान में अमन हो जाए, पाकिस्तान किसी पे गेम चेंजर साबित हो जाए, पाकिस्तान के पूरे उस खित्ते में आईन और कानून आ जाए। वो तो यही चाहता होगा और इस मौके से वो फायदा उठा रहा है और हमें नुकसान पहुंचेगा। ये अगर मियां साहब करना चाहता तो वो घंटों में करना चाहिए था, इनको दिनों में भी नहीं। जिस दिन काबीना ने मंजूरी दी नेक्स्ट डे इनको सेशन में आईनी अमेंडमेंट नवाज साहब अगर करना चाहते तो घंटों में कर सकते थे, फाटा इस्लाहात का दूर दिनों में भी नहीं। बहुत शुक्रिया शाहजी गुलाम अफरीदी साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मसला फ़लस्तीन, मसला यौमुल क़ुद्स और यरूशलेम में अमेरिकी सफारतखाने की मुंतकली के हवाले से। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करेंगे मसला अल क़ुद्स के हवाले से। अमरीकी सफारतखाना यरूशलेम मुंतकिल किए जाने के मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है, और सिक्योरिटी काउंसिल में अगरचे अमेरिका ने इस करारदाद को, जो कि उसके मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ थी, अपना वीटो का हक इस्तेमाल करते हुए मुस्तरद कर दिया था। लेकिन अब जनरल असेंबली में इस करारदाद के हवाले से वोटिंग हुई, जहां पर अमेरिका इस करारदाद को वीटो नहीं कर सकता। इसराइल के गुस्से से भरे हुए बयानात सामने आए। उसने अक़वाम मुत्तहिदा को कठपुतलियों का मजमुआ करार दे दिया और कहा कि यह करारदाद रद्दी की टोकरी में फेंक देनी चाहिए, जबकि अमेरिका ने धमकी दी कि वो तमाम मुमालिक जो इस करारदाद के हामी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेगा, उनकी इमदाद बंद कर देगा। अमेरिका, याद रहे कि यह करारदाद पेश करने वालों में तुर्की, पाकिस्तान और यमन शामिल हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर, पीपल्स पार्टी की सीनियर मुमताज रहनुमा सेंटर शेर रहमान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेंटर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो जनरल असेंबली में आज का इजलास है, और कितनी सिग्निफिकेंस है इस करारदाद के पेश करने की, और अमेरिका पर कितनी बाइंडिंग होगी ये, और पाकिस्तान के लिए इसका प्रोस्पेक्ट क्या है? जो अभी तक सिचुएशन है उसमें तो साफ नजर आ रहा है कि 14 एक तरफ थे और अमेरिका एक तरफ था। हर मुल्क ने अपनी अपना एक वाज़े पैगाम दे दिया है कि वो इस तरह नहीं आगे चल सकते।
अमेरिका बिल्कुल इस बात पर अकेला हुआ है और मैं समझती हूँ इसमें कोई दो राय नहीं होती है। इसमें ये एक सबका अखलाकी फर्ज है, सियासी फर्ज है, सफारती फर्ज है और ये एक नई सुर्ख लकीर जरूर बनाएगा इस पूरे मामले की सियासत पर और पूरे जो तारीख में इस तरह हुकूक तलब किए गए हैं फलस्तीनियों के, उसके हवाले से जितने भी ममालिक हैं वो एक तरफ हैं और दूसरी अकेला अमेरिका खड़ा है अपनी इस वक्त हर धर्मी में। पाकिस्तान ने हमेशा एक इस पर उसूली मौक़िफ़ रखा है। इस पर कोई इस किस्म के मौक़िफ़ पर कोई नेगोशिएशन नहीं किया, ना इस पर कोई आगे पीछे बात की। बहुत से ममालिक ने इजराइल के और अमेरिका के कुव्वत के हवाले से, पावर के हवाले से बहुत बातें की हैं और नेगोशिएशंस भी किए हैं, जो आप कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ कि किसी ज़िम्रे में उनकी कॉम्प्रोमाइज भी हुआ हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बात यह है कि हकीकत यह कि पाकिस्तान ने हमेशा एक बहुत ही अहम और उसूली पोजीशन रखी है जिसको इस वक्त बरकरार रखा जा रहा है। ये मैं समझती हूँ इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये इस पर कोई सियासत हम ना खेलें तो बेहतर होगा और पाकिस्तान के उसूली और देरीना मौक़िफ़ को सपोर्ट करें जो बहुत अहम है। ऐसे मामले में आपको यूनाइटेड भी नजर आना चाहिए और क्लियर भी नजर आना चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत साइंटिस्ट शेर रहमान साहिबा प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए ये था आज का प्रोग्राम। देखने का बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफ़िज़।